Hey everyone, welcome to Cartographia IES, a revolution in Indian education। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर गौरव, आप सभी का स्वागत करता हूं कार्टोग्राफिया आईएएस चैनल पे। ओके, और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। और जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे इस सीरीज के थ्रू। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। ओके, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, इनका अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी पे। सो इंडिया की जो इकोनॉमी है, आप सभी को पता होगा, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पे ज्यादातर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, सो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ओके, तो अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो अब इम्पैक्ट पड़ा होगा इकोनॉमी पे, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आपके यहाँ पे क्या होंगे? लैंड रिफॉर्म्स। ओके, तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स। तीन इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करे थे। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था रैयतवाड़ी सिस्टम एंड तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। और इन तीनों सिस्टम को एक एक करके ब्रिटिशर्स ने लागू किया भारत के अनेक प्रांतों में। ठीक है, जैसे परमानेंट जो सेटलमेंट था, आप देखोगे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में मेजरली था। रैयतवाड़ी सिस्टम आप देखोगे मद्रास वाले एरिया में था। और महलवाड़ी सिस्टम आप देखोगे वो आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब के कुछ पार्ट में। ओके, तो आज हम जानेंगे कि इन तीनों जो सेटलमेंट था, इन तीनों सेटलमेंट का जो लैंड सेटलमेंट था, इनका क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इंपीरियल प्रेफरेंस थी वो अप्लाइड करी गई थी किस बेसिस पे? सो पहला ऑप्शन है स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया। ओके, दूसरा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिश, तीसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रिटिश इंटरेस्ट टू दैट ऑफ द ब्रिटिश, फोर्थ है प्रेफरेंस गिवन टू द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ओवर इंडियन प्रिंसेस। ओके, तो जो इंपीरियल प्रेफरेंस है, आप वर्ड को पकड़िए, इंपीरियल प्रेफरेंस। ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए इंपीरियल प्रेफरेंस। अब देखो, इंपीरियल प्रेफरेंस में आपको बताता हूं क्या है। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, भारत को कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे इन्होंने अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाना स्टार्ट करी। ठीक है, सो जो पॉलिसीज बनी वो ब्रिटिशर्स के लाभ के लिए बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब दो चीजें हैं, जब ब्रिटिशर्स भारत में अटैक करने आए थे, अटैक करने के बाद धीरे धीरे इनको जब स्टेबिलिटी मिली, उस टाइम पे ब्रिटेन में आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, औद्योगिकरण। ठीक है, 1750 का जो टाइम है आप देखोगे औद्योगिकरण पीक पे है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और जब औद्योगिकरण की शुरुआत होगी, उद्योग धंधे बनने स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट आएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान लिया ये इंडिया है, यहाँ पे यूएसए है। ठीक है, ये यूएस हुआ। तो कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। जैसे इंडिया ने यूएस की एक गाड़ी है हार्ले डेविडसन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है और यूएस बोलता है कि तुम इस ड्यूटी को हटा दो। अब इसका रीजन क्या है? अगर हार्ले डेविडसन पे इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, मान लिया 50 रुपए की गाड़ी है, ठीक है, छोटे टर्म में समझते हैं, और 10 रुपए का इसमें क्या लगा दिया गया? इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये गाड़ी कितने की होगी? 60 रुपए की। तो भारत का जो मार्केट है इसमें ये कंपटीशन नहीं दे पाएगी गाड़ी। ठीक है, 60 रुपए की बहुत महंगी गाड़ी होगी और ये 10 रुपए जो है वो सीधे पहुंच जाएंगे इंडिया के जेब में। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स जब भारत में कॉलोनी बना रहे थे, उस टाइम पे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको क्या कर दिया? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ओके, सो द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस जो जाएगा वो जाएगा स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया। ओके, द राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ। ठीक है, ब्रिटिश रूल में आपको
कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं देखने को मिलती है भारत में इंडस्ट्रीज के सेक्टर में। ठीक है, इंडस्ट्रीज के सेक्टर में आप देखोगे देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है किस वजह से एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, क्या भारत में उस टाइम पे औद्योगिक जो औद्योगिकरण था, जो फैक्ट्रियां थी वो नहीं थी। स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, बी का सी है स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डी है प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। ओके, तो अब देखो सीधी सी बात है, 1700 हम 50 की बात कर रहे हैं, 1750 से 1800 की बात, और हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चले आ रहे हैं। अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है इंग्लैंड जैसे देशों में, तो भारत में इंडस्ट्रीज होंगी क्या? ऑब्वियसली भारत में हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। यही रीजन था कि इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के सेक्टर में नहीं हो पाया। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है उसमें आप देखोगे स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ऐसा तो है ही नहीं। भारत में तो नेचुरल रिसोर्स इतना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किस बेसिस पे? नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे। प्रेफरेंस टू द रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड। ओके, लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, तो ऐसी बात नहीं है, भारत में पहले से ही जमींदारी प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ओके, तो राइट आंसर इज ए, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की वजह से आप देखोगे कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं था इंडस्ट्री सेक्टर में। ठीक है, चलिए भाई, हु अप्लाइड फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट? ठीक है, आंसर करिए भाई, फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट किसने अप्लाई किया? फर्स्ट ई मरारी सेटलमेंट। अच्छा सवाल है, सारे अच्छे सवाल आज मैं लेके आया हूं, बहुत आसान सवाल नहीं है, तो कोशिश करो कि आप आंसर दे पाओ। जब तक आप आंसर नहीं दोगे आपका आंसर गलत होगा, बाद में आपका एग्जामिनेशन में जाके वो आंसर सही हो जाएगा। ओके, अब ई मरारी जो सिस्टम है, इसी सिस्टम के कई नाम हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज में हो। इसी को हम बोलते हैं मालगुजारी सिस्टम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जागीरदारी सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और तुम सबको पता है परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कौन लेके आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 3 इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थे, उनकी हम चर्चा करेंगे, और तीनों मैं यहां पे एक बार में आपको बताना चाहूंगा। पहला जो सेटलमेंट था इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, और ये किस क्षेत्र में लगा? 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारी एमसीक्यू सीरीज है। तो ये भारत, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स के अंडर जितना इंडिया था, उस इंडिया के ये 19% भाग पे लगा था। कौन कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपसे बनता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये एक प्रोविंस था, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में लगेगा ये। इसके साथ कुछ चीजें आपसे पूछ ली जाती है, सम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस, और ये कर्नाटक के थोड़े से पार्ट में भी था। ठीक है, कर्नाटक और इसके साथ साथ नॉर्दर्न प्रोविंस में भी। ठीक है, नॉर्दर्न प्रोविंस में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट आया किसके टाइम पे था? तो हम सबको पता है कॉर्नवालिस के टाइम पे आया था, कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस की हेल्प किसने करी थी सेटलमेंट को लाने में? तो वो करी थी जॉन सोर ने। इनका नाम याद रखोगे, जॉन सोर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया जॉन सोर वाला। दूसरा जो सेटलमेंट है इसको हम बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। ओके, रैयतवाड़ी सिस्टम। अब ये जो रैयतवाड़ी वर्ड है, रैयत का मतलब ही होता है पीजेंट, मतलब किसान। ठीक है, तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये भारत के 51%, जो ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया आता था उसके 51% ऑफ द एरिया पे लगता था। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा एरिया पे था? तो वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, कहां कहां पे लगा था? तो ये बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में, बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में। ठीक है, और इसको लगाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? मद्रास में सबसे पहले लगाने वाला वो था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो।
ठीक है। तीसरा जो सेटलमेंट था, इस सेटलमेंट का नाम था महालवारी, महालवारी सिस्टम, ठीक है। ये कितने भाग पे, तो लगभग 30% भाग पे था। ब्रिटिश के अंडर जितना भी पार्ट था उसके 30% भाग पे था, ठीक है। और ये किस जगह पे था, तो ये वेस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस में, इसके साथ साथ सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, और इसके साथ थोड़ा बहुत ये पंजाब में लगता था। और इसको लगाने में जो अहम भूमिका निभाई थी, फादर ऑफ महालवारी जो बोला जाता है, वो बोला जाता है हाल्ट मैकेंजी को। इनका नाम याद रखोगे, हाल्ट मैकेंजी। 3 नाम याद रखने हैं, जॉन सोर, थॉमस मुनरो और हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी। और इन तीनों सिस्टमों के बाद इंडिया में आप देखोगे कि किसानों की जो हालत है वो बुरी तरह से और भी ज्यादा बदतर होती चली गई। और आजकल किसानों का वो जो मुद्दा चल रहा है, जो 3 बिल आए हैं, आप लोग बताओगे कि वो बिल कैसे फायदा करेंगे किसानों के लिए और कैसे फायदा नहीं करेंगे किसानों के लिए, वो आप सारे लोग बताओगे। 3 सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें एक एक दो चीज और याद रख लो। ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसमें क्या किया गया, जो जमींदार होते थे इनको लैंडलॉर्ड बना दिया गया, कि सारा का सारा लैंड, जमींदारों को बोल दिया कि आप बन गए लैंडलॉर्ड, और आपको हमने बोल दिया कि इतना फिक्स्ड आपको रेवेन्यू हमें देना है, अब आप चाहें जैसे दो, हमें नहीं पता। तो अब यहाँ पे क्या, एक हायरार्की सिस्टम आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ऊपर, उसके बाद आ गए जमींदार, और उसके नीचे बेचारा किसान, ठीक है। अब इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों को बोल दिया कि भैया फिक्स्ड है ये, हमने आपको फिक्स्ड रेवेन्यू दे दिया, अब इतना रेवेन्यू आप दोगे, आप चाहे जैसे खेती करवा, हमें नहीं पता। तो इसमें क्या हुआ, किसानों का बहुत शोषण हुआ। जमींदारों ने किसानों को लैंड दी, फिर किसानों से उस पे क्रॉप उगवाई, फिर वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया। तो ये सीधा सीधा काम किनका हो गया, जमींदारों का। अब जमींदारों को खुश करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये जो पोस्ट है जमींदारों की, ये हेरिडिटरी कर दी, ठीक है, वंशवाद कर दी, कि भैया तुम्हारा लड़का ही अगला जमींदार बनेगा, फिर उसका लड़का भी जमींदार बनेगा। लेकिन दूसरी चाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चली, वो ये चली कि इसके साथ साथ अगर फिक्स जो तुम्हारा रेवेन्यू हमने बनाया है वो नहीं दे पाओगे, तो तुम्हारी जमींदारी छीन के किसी और को दे दी जाएगी। इसका मतलब ये ट्रांसफरेबल भी थी। तो जमींदारियों को क्या था, इनको डर भी था। तो ये चापलूसी करेंगे किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और शोषण किसका करेंगे, ये किसानों का, ठीक है। तो भयंकर शोषण हुआ यहाँ पे किसानों का। अब क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही ये जो दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास में जब अप्लाई करी गई, तो उसमें ये बोला गया कि अब हम जो मिडिल मैन है, जो जमींदार है, इसको बीच में नहीं रखेंगे, हम सीधा कांटेक्ट करेंगे किसान से। तो सेकंड वाला जो पार्ट था, यहाँ पे क्या था, सीधा यहाँ पे ये जमींदार नहीं बचे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान, इन दोनों के बीच में डील हो रही है, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान इनके बीच में है, और रैयतवाड़ी सिस्टम चालू हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू रखा गया वो 50% रखा गया, कि आपकी जो आय, जो प्रोडक्शन होगा उसका 50% हमें दे दो। अब वैसे ही जो खेती है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और 50% आप ले लोगे तो किसानों के पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, ये डायरेक्टली किसान से लिया जाता था। और आफ्टर सम टाइम इनको पता चला कि एक एक किसान को पकड़ के, ये भैया रेवेन्यू दे और तू भी दे, तो एक एक किसान के पीछे ये लोग भाग रहे हैं, किसान दे नहीं पा रहा है, कभी दे पा रहा है, कभी आत्महत्या कर ले रहा है। तो इनको ये लगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा भसड़ है, ठीक है, बहुत केओस है। उसके बाद इन्होंने जब वेस्टर्न प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस पे कब्जा किया, तो यहां पे इन्होंने बोला कि एक किसान को नहीं पकड़ेंगे, महाल का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव। इन्होंने बोला कि हम गांव पकड़ेंगे, गांव में किसी एक मुखिया को पकड़ेंगे, ठीक है, और उस मुखिया को हम बोलेंगे कि हमने रेवेन्यू लगा दिया कि आपके गांव से हमें 200 रुपए चाहिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें 200 रुपए कैसे दोगे। तो महालवाड़ी सिस्टम में गांव का जो मुखिया था वो प्रमुख हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम में किसान हो गया, और परमानेंट सेटल में जमींदार हो गया, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस थे। अब आइए सवाल करते हैं सीधे। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ, ठीक है, तो क्या बनाए परमानेंट सेटल ने, लैंड लॉर्ड्स बनाए, जमींदार बनाए। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है भाई।
चलो भाई अगले सवाल पे। द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज्ड लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो टेंडेंसी थी इंक्रीज लिटिगेशन की, जब से कॉर्नवालिस ने 1793 से लैंड सेटलमेंट लगाए, उसके बाद क्या रीजन रहे हैं कि वो ट्रेस्ड प्रोविंसेस में ट्रेस्ड करती रही। ठीक है, आंसर करोगे भाई कमेंट में। ये बहुत अच्छा सवाल है, यूपीएससी का सवाल है, आईएएस में पूछा गया था। द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। द रीजन फॉर दिस नॉर्मली ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। क्या ऐसा रीजन था कि बार बार ये जो लिटिगेशन है उसको इंक्रीज किया जा रहा था एक परमानेंट सेटलमेंट के बाद। ठीक है, तो रीजन में हम बात करते हैं कि क्या ऐसा रीजन था। तो मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रांग, बिल्कुल भी नहीं। जमींदार की पोजीशन कैसे स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जमींदार की पोजीशन तो और कम कर दी गई। कैसे कम कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जमींदार, और उसके बाद कौन है, किसान। परमानेंट अगर सेटलमेंट की हम बात करें तो जमींदारों की पोजीशन स्ट्रांग क्यों नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो जमींदारी थी वो क्या थी, ट्रांसफरेबल थी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप अगर रेवेन्यू नहीं दे पाओगे तो आप जमींदार नहीं रहोगे, आपको हटा दिया जाएगा, किसी और को बना दिया जाएगा। ठीक है, तो जमींदार यहां पे क्या था, उसकी पोजीशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं हुई। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन ओवरलोड ऑफ जमींदार्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, कंपनी का ओवरलोड हो गया हो जमींदारों पर। मेकिंग जुडिशरी सिस्टम मोर इफिशिएंट, बिल्कुल भी नहीं, जुडिशरी सिस्टम की तो बात ही नहीं हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ अबव। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टा to the farmer which were not issued by many of zamindars. The reason was, अब देखो होता क्या था, परमानेंट जो सेटलमेंट है, ठीक है, क्रोनोलॉजी इसकी यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और कौन है, किसान, पीजेंट। ठीक है, सो ये जमींदार क्या करते थे, ये किसानों को एक पट्टा अलॉट करते थे। ठीक है, कि भैया ये तुम्हारी जमीन है, इतनी जमीन है, और एक पट्टा अपने पास रखे थे। पट्टा और कबूलियत आपको पता है सिकंदर के टाइम पे है ना, शेरशाह सूरी के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, पट्टा सिस्टम, पट्टा एंड कबूलियत। तो हुआ क्या इसके बाद, सो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को ये लगा कि जब कोई ऑफिसर ही हमें चेक करने नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑफिशियल कोई चेक ही नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, तो हम ये पट्टा क्यों दें, हम सीधा सीधा शोषण क्यों ना करें किसानों का। ठीक है, और ये पैसा भी बचेगा ऑफिशियल्स वाला। अब जैसे मान लिया कि कोई एक जमींदार है, ठीक है, मान लिया ए कोई जमींदार है और बी कोई किसान है, तो ए जमींदार को बी से रेवेन्यू कलेक्ट करवाना है, तो इसके लिए क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्टर्स जो कलेक्ट करते हैं उनको भर्ती करेगा कुछ को, मान लिया। ठीक है, अब इनको देना पड़ता था 10% ऑफ कलेक्शन। ठीक है, तो ये 10% ऑफ कलेक्शन सीधा सीधा चला जाता था इनके हाथ में, और 90% बचा इसके हाथ में, और ये सीधा फिर बाद में भेज देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये बोलता था कि जब हमें ही सीधा लेना है, हमारे ऊपर कोई ऑफिशियल्स नहीं है, तो ये पट्टा सिस्टम और कलेक्टर वाला क्यों रखते हैं, इससे हम अपना 10% जो उन्हें देना होगा वो नहीं देंगे। तो राइट आंसर होगा देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार्स। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार। ठीक है, सो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीन राज्यों में परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में, और द जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड। ओके, पहला ये बोल रहे हैं कि जमींदार जो है उसको डिप्राइव्ड कर दिया जाता है। द राइट ऑफ ओनरशिप लैंड वाज मेड द हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार। ठीक है, उसके बाद लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। बताओ भाई, परमानेंट जो सेटलमेंट है बिहार में, क्या कारण था, इसमें से कौन सा सही होगा जो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लगा था। आंसर करो भाई कमेंट सेक्शन में। अभी तो बताया था कि जो पोस्ट होगी वो क्या होगी,
हेरिडेटरी होगी, ठीक है भाई, और उसके साथ साथ क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा। तो यही सही आंसर है परमानेंट सेटलमेंट का, बी इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक, इन डॉट 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 द राइट ऑफ टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन टू द बंगाल टेनेंसी एक्ट। सो ये पूछ रहे हैं कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था, तो इसका सही आंसर होगा 1885 में। अब देखो हुआ क्या था, जब लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हुए, ठीक है, तो जो लैंड है, लैंड की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ी तो लैंड लॉर्ड्स ने क्या किया, लैंड का रेंट जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। मान लिया एक किसान पहले 100 रुपए में एक लैंड ले रहा था, लेकिन अभी जब डिमांड बढ़ी तो इसको वही जो लैंड है वो 200 में मिलने लग गई। अब इस 200 रुपए की लैंड लेने के बाद ये कैसे रेवेन्यू दे पाएगा, तो यहां पे क्या हुआ, एक पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया बंगाल में, पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए बंगाल पीजेंट एक्ट आया और इसमें बताया गया कि जो इसमें ये बताया गया कि जो लैंडलॉर्ड है उसके क्या काम होंगे और जो किसान है, ठीक है, जो टीनेंट्स हैं उनके क्या काम होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, ठीक है। और ये कब आया था, 1885 में। चलिए भाई, सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, अभी बताया था सर थॉमस रो, ठीक है। किससे रिलेटेड थे, तो रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। कहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी, और बाद में यही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। चलो अगले सवाल पे, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन, कहां पे ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो सही आंसर होगा डी, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। सवाल नंबर 20, विद द रेफरेंस ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम को कंसीडर करते हुए फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करिए, ठीक है। सो रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट है, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रैयत, ये भी बिल्कुल सही है। द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर, बिल्कुल सही, तीनों सही है, तीनों सही है, ओके। सो 1, 2 एंड 3, द राइट आंसर इज सी। चलिए, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन आसाम एस्टैब्लिश्ड, पहली टी कंपनी आसाम में कब एस्टैब्लिश हुई, तो ये फैक्चुअल है, सीधा सा आप याद रख लोगे। आसाम टी कंपनी करके नाम था, 1839 में एस्टैब्लिश हुई थी आसाम में, और वहीं से चाय बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म ड्रेन थ्योरी एज द प्रोनाउंस्ड बाय दादा भाई नौरोजी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम आपने सुना होगा। भारत में जो निर्गमन सिद्धांत था कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा, 3 बहुत मेन मुद्दे थे जिस बेसिस पे भारत को लूटा गया। अगर मैं बोलूं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, 3 बहुत बड़े लेवल पे, एक तो ट्रेड के लेवल पे तुमको लूटा गया, ठीक है, एक इंडस्ट्री के लेवल पे तुमको लूटा गया, और एक फाइनेंस के लेवल पे भी तुमको लूटा गया, ठीक है। 3 बहुत मेजर काम थे जिस बेसिस पे तुमको लूटा गया, ठीक है। ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस। कैसे लूटा गया, ट्रेड में क्या किया, ट्रेड में ये हुआ, आप देखोगे 1765 में जब द्वैध शासन लगा था, डुअल गवर्नमेंट लगी थी, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्ट कौन कर रहे थे, अंग्रेज। तो भारतीय राजस्व से उत्पादों को इन्होंने खरीदा और उसे विदेशों में बेचा, जो लाभ हुआ वो ब्रिटेन भेज दिया। तो पहला ये तुम्हारा ट्रेड के बेसिस पे हुआ, ठीक है। जो आपने वहां पे नाम सुना था दस्तखत, वो उस बेसिस पे आपको लूटा गया, और इसे इन्होंने नाम दिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे कब लूटा, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट में ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया भारत का। और जैसे ही दरवाजा खोल दिया गया तो भारत औद्योगिक ब्रिटेन का फार्म हाउस बन गया। उस टाइम पे मुक्त व्यापार स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, फ्री ट्रेड, ठीक है। तो दूसरी चीज ये हुई। तीसरा, फाइनेंस के बेसिस पे आपको कैसे लूटा गया, तो आपने देखा होगा कि 1850 आते आते जब 100 साल हो जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो ब्रिटेन में क्या होगा, ब्रिटेन उद्योग एक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रिटेन में लेबर महंगी हो जाएगी, ठीक है, लेबर महंगी हो गई,
उसके साथ साथ यहाँ पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और फायदा जो प्रॉफिट होगा वो कम होने लगेगा। जैसे ही प्रॉफिट कम होगा तो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां निवेश कम हो और फायदा ज्यादा हो, और भारत ऐसा ही देश था। और भारत में इन्होंने क्या किया, निवेश के माध्यम से भारत को बुरी तरह लूटा, और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा 1853 में जब रेलवे भारत में आई। ठीक है, रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सारे मेन रीजन थे ड्रेन ऑफ वेल्थ के। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, so that the resource of country were being utilized in the interest of Britain. The part of Indian national wealth or total annual product was being exposed to the Britain, for India got no material returns. ये सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या बोला है कि जो भी इंडियन नेशनल की जो भी वेल्थ थी, ठीक है, टोटल एनुअल प्रोडक्ट, यही बात इन्होंने सीधी सीधी लिखी थी, ये एक्सपोज कर दी गई, ब्रिटेन भेज दी गई और उससे भारत को कुछ भी नहीं मिला, नथिंग। ओके, तो राइट आंसर इज बी। चलो, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन? ठीक है, अभी बताया था दादा भाई नौरोजी। चलिए, हु वाज द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? ठीक है, तो किन किन ने भारत में जो औपनिवेशिकवाद था उसको क्रिटिसाइज किया? तो दादा भाई नौरोजी ने तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने भी क्रिटिसाइज किया, आरसी दत्त तो बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा लो। सर सैयद अहमद खान, ये इंग्लैंड के बहुत बड़े भक्त थे, ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े भक्त थे, मैं बोलूंगा। इनको ये लगता था कि भारत जो देश है ये हिंदुओं का देश है, अगर ब्रिटेन चले जाएंगे यहाँ से तो बाद में जो हिंदू बचेंगे वो मुसलमानों का क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स सही काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ही क्या किया था, इसका बिलीव नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। ठीक है, हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, 3 स्टार लगा लो इस पे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, और इसी बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात करी है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दादा भाई नौरोजी का कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा है? एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। ठीक है, इंटरप्रेटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडिया। ये तो बिल्कुल भी गलत है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को तुम क्या कर रहे हो, अगर रिस्टोर कर रहे हो या उसको टेक्स्ट को आप दोबारा से लिख भी रहे हो तो उससे क्या होगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये तो बहुत ही बिल्कुल ही साफ साफ गलत है। स्ट्रेस द नीड ऑफ इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स। सोशल इविल्स में हमें पता है विलियम बेंटिक का नाम आता है, ना कि दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, या राजा राम मोहन राय का आता है। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर का आता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा एक्सपोज द इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो राइट आंसर होगा ओनली 1। ओके, चलिए भाई, हु कंसीडर दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्टिंग्विश्ड इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। इन्होंने बोला था कि जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद जो इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर था, जो छोटा जो वीवर्स थे, ठीक है, जो वीवर्स थे या फिर जो बुनकर थे या छोटा हथकरघा जो उद्योग चलता था, वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स, जिसने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्टिंग्विश बताया भारत में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज हमने इकोनॉमी देखी, क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत की इकोनॉमी पे। बाकी कार्टोग्राफिया के साथ आप जुड़े रहिए और हमसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, और इन नंबर पे आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारे जो अपकमिंग प्रोग्राम्स चलने वाले हैं या फिर जो हमारा पंचअमृत का जो मॉड्यूल है उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।